हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों का आपका हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने 14वें चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट का मेरे प्यारे बच्चों लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। जिसमें बेटा हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे बेटा अपने हैंडआउट के लघुत्तरी प्रश्न यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि दीर्घोत्तरी प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसका जो लेक्चर नंबर 1 है, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे उस लेक्चर नंबर 1 को ऑलरेडी अच्छे से देख चुके होंगे और अब आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को, समय हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस क्लास में बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, जो कि 3 और 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों पूरी कहानी है आपके हैंडआउट की कि कितने प्रश्न एमसीक्यू में है। तो सर हमारे पास 14 क्वेश्चन बच्चे एमसीक्यू में डाले गए हैं आपके लिए, 3 क्वेश्चन बच्चे वेरी शॉर्ट में, 5 क्वेश्चन शॉर्ट में है और 2 क्वेश्चन लॉन्ग में है। अगर कुल क्वेश्चनों की बात की जाए तो बच्चे 24 क्वेश्चन हैं, जिनका बेटा सॉल्विंग टाइम आपके लिए है 70 मिनट और लर्निंग टाइम मेरे प्यारे बच्चों 100 मिनट्स का है। ये पूरी कहानी मेरे प्यारे बच्चों हैंडआउट में आपको चैप्टर के शुरुआत में ही देखने को मिलती है। स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 17 ऑलरेडी हम लोग लेक्चर 1 में कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो वीडियो अच्छे से देखे होंगे और हर एक क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया 2025 में, कहता है क्वेश्चन व्हाट इज सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले आपको सेमीकंडक्टर का डिफिनीशन लिखना होता है बेटा। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बच्चे डिफरेंस बताना है कि किसको हम लोग इंट्रिंसिक कहते हैं, किसको हम लोग एक्सट्रिंसिक कहते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप लोग लिखोगे हेडिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप क्या लिखेंगे, सेमीकंडक्टर आर मटेरियल्स दैट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लोअर देन कंडक्टर सच एज कॉपर बट हायर देन इंसुलेटर सच एज ग्लास। ठीक है बेटा, आपको पता है कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसकी कंडक्टिविटी बच्चों बीच की होती है। ठीक है, यानी कि कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा। इस बात को आप लोग लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हमारे पास सेमीकंडक्टर की बात हो गई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हमको ऐसे एक टेबल बना लेना है जिसमें हम लिखेंगे एक तरफ क्या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा एक्सट्रिंसिक। तो सबसे पहले आप लोग छोटी छोटी बातें याद करो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक क्या होता है, एकदम प्योर होता है, और एक्सट्रिंसिक क्या होता है बच्चों, उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। तो इस बात को आप लिख देंगे कि सेमीकंडक्टर इन प्योर फॉर्म इज नन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द सेमीकंडक्टर रिजल्टिंग फ्रॉम मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन इट इज नन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब देखो बहुत बच्चे होते हैं उनको लगता है कि नहीं लैंग्वेज ऐसे ही लिखा गया तो ऐसे ही रट लेना है। नहीं जी, आप उस बात को समझिए और अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको समझ में आ रहा है उस चीज को बस लिख देना है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे कंडक्टिविटी की। तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने देखा था 0 केल्विन टेम्परेचर पे यानी कि लो टेम्परेचर पे बेटा जो सेमीकंडक्टर होता है वो एकदम इंसुलेटर होता है। जब हम उसको रूम टेम्परेचर की बात करते हैं यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस बोले तो 300 केल्विन पे जब हम लोग उसकी बात करते हैं तो बच्चे उसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी आ जाती है, लेकिन अभी भी वो अच्छा सेमीकंडक्टर हमारे लिए नहीं बना। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो तरीका था, या तो उसको हमने टेम्परेचर बढ़ा देना है या तो मेरे प्यारे बच्चों उसमें इम्प्योरिटी मिला देना है। तो हमने कौन सा तरीका अपनाया, इम्प्योरिटी मिलाने का। ठीक है बेटा, देयर कंडक्टिविटी इज हाई। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने से उसकी कंडक्टिविटी क्या हो गई बेटा, बहुत ज्यादा 10 टू द पावर 6-7 टाइम्स मेरे प्यारे बच्चों इंक्रीज आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर अलोन। ठीक है बेटा, हमने बात किया अभी टेम्परेचर के बारे में। Its electrical conductivity depends upon the temperature as well as on quantity of impurity atom doped in the structure। आपने देखा कि हमने डोपिंग किया, डोपिंग मतलब
हमने कुछ इम्प्योरिटी मिलाई, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके आपको लिख देना है। The number of free electrons in conduction band is equals to the number of holes in valence band। बच्चा यहाँ पे हम लोग जब इंट्रिंसिक की बात करते थे तो होल और इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मेरे प्यारे बच्चों इक्वल होता है, और इसी को हम लोग Ni भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स का कंसंट्रेशन Ni होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता था, दोनों अनइक्वल होते हैं, क्योंकि हमारे पास पी टाइप और एन टाइप बन गए थे एक्सट्रिंसिक में। तो एन टाइप में बच्चों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इन दिस सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स आर अनइक्वल, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, they are not practically used, they are practically used. In these, Fermi energy level lies in the middle of valence band and conduction band, और in these Fermi's energy level shift toward valence band और conduction energy band। ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों एक एक करके कुछ बातें इसकी याद रखो, और आप लोग क्या करोगे, एग्जाम में लिख दोगे छोटा छोटा सेंटेंस बना करके। ठीक है, वही सेम टू सेम बात मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में। ठीक है, यही जो हमने क्वेश्चन अभी सीखा उसी का सेम बात मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में। अर्धचालक क्या है, नैज और बाह्य, या इसको हम लोग अपद्रव्यी अर्धचालक भी कहते हैं। हमारे पास जो बाह्य अर्धचालक है उसको अपद्रव्यी अर्धचालक भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो अर्धचालक की आप परिभाषा लिख देंगे कि वो ये पदार्थ होते हैं जिनकी वैद्युत चालकता चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, फिर हम लोग दो टेबल इसमें बनाएंगे, नैज अर्धचालक और बाह्य अपद्रव्यी अर्धचालक। उसमें बच्चों एक एक पॉइंट करके जो भी हमने लिखा था वो सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आप लोग लिख देंगे सेम टू सेम। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सारी बातें? चलिए आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर बेटा 19। ठीक है, जो कि 2023 में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है व्हाट इज रेक्टिफायर, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। तो मेरे प्यारे बच्चों रेक्टिफायर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो बच्चों एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। हमने आपको बताया था हमारे घरों में एसी करंट आती है, लेकिन जो हमारा फोन होता है मेरे प्यारे बच्चों उसको डीसी करंट चाहिए। ठीक है, हमको डीसी आउट इसको चाहिए इनपुट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चार्जर लगाते हैं, अडॉप्टर होता है उसमें मेरे प्यारे बच्चों रेक्टिफायर लगा होता है, उसमें बेटा ट्रांसफार्मर भी लगा होता है। ये सारी बातें हमने सीखी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों वही रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, और जो हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है वो इसको जितना वोल्टेज चाहिए, क्योंकि हमारे घरों में बच्चों 220 वोल्टेज की सप्लाई आती है, और मान लो इसको 5 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसा चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, और रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी इनटू डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी। इट इज अ की कंपोनेंट्स इन पावर सप्लाई सिस्टम टू प्रोवाइड डीसी वोल्टेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। ठीक है, इस बात को आप लिख देंगे रेक्टिफायर के डिफिनीशन में। किस प्रिंसिपल पर बेटा काम करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो डायोड हमारे पास होता है वो मेरे प्यारे बच्चों यूनिडायरेक्शनल बनाता है, किसी भी करंट एसी करंट को यूनिडायरेक्शनल बनाता है। ठीक है, तो द रेक्टिफायर ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल दैट द डायोड अलाउ करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड द डायोड कंडक्ट्स ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉरवर्ड बाइस एंड ब्लॉक्स करंट ड्यू टू नेगेटिव हाफ साइकिल्स। ठीक है, रिवर्स बाइस रिजल्टिंग इन अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। ये सारी बातें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में हमने सीख रखी है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है बड़े मार्क्स में, ठीक है, कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का। तो इतनी कहानी आप लिख देंगे। कितने टाइप के हमारे पास रेक्टिफायर है, दो टाइप के, हाफ वेव और फुल वेव। बात समझ में आ रही है? यूटिलाइज ओनली वन हाफ ऑफ द एसी साइकिल, यूटिलाइजेस बोथ हाफ द एसी साइकिल। आपको पता है कि हाफ वेव में बच्चों जो निगेटिव वाला पोर्शन था वो नहीं दिखता था, केवल बच्चे पॉजिटिव वाला फॉरवर्ड वाइज वाला दिखता था। लेकिन जब हमने फुल वेव देखा तो बच्चों निगेटिव को भी बच्चा यूनिडायरेक्शनल बना देता था। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। वही सेम टू सेम कहानी मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में।
कि दिष्टिकारी क्या है, यह सिर्फ किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप दिष्टिकारी का डिफिनीशन लिख दो और उसके बाद बच्चे उसके सिद्धांत को लिख दीजिए। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, है ना बेटा। चलिए, दिष्टिकाय दो टाइप का होता है, अर्धतरंग और पूर्णतरंग। ये आप लिखो ना लिखो वह बात नहीं है, बस आपसे पूछ रहा है कि उसका वो क्या होता है और बेटा उसका क्या सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा, जो कि 2007, 2012, 2015 और 2017 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है बेटा, तो हाफ वेव रेक्टिफायर पूछ लिया गया। देखो, हाफ वेव या फुल वेव दोनों में से मेरे प्यारे बच्चों अल्टरनेट कर करके 3 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। इस चैप्टर का वेटेज भी आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ठीक ठाक है, 7 से 8 नंबर हर साल पूछा जाता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों मिनिमम 6 नंबर तो पूछेगा ही पूछेगा, जैसा कि पिछले 2-3 सालों से होता आया है। ठीक है बेटा, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ना है, चैप्टर बहुत आसान है। तो उसकी सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूं कि मैं अपने प्यारे बच्चों को इसका सर्किट डायग्राम बनाना सिखा दूं। ठीक है बेटा, वह हालांकि सब कुछ बना बनाया है यहाँ पे, लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ बनाना सीख जाइए। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें बच्चा एक हम लोग लगाते हैं क्या, ट्रांसफार्मर। क्या लगाते हैं बेटा, ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है, वो इसका सिंबल है। ट्रांसफार्मर में मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे देते हैं क्या, इनपुट सप्लाई, जो कि एसी होता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एसी इनपुट। ठीक है बेटा, एसी इनपुट यहां से लगा दिया। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक डायोड लगाते हैं, पीएन डायोड। तो ये हमारे पास पी है, यहाँ पे हमारे पास एन होता है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? एकदम आ रही है सर। इसका सर्किट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन हमारे पास पीएन डायोड बन गया। यहां मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे हम लोग आउटपुट लेंगे। इसको हमने लिख दिया RL, लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसी के अक्रॉस मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, आउटपुट। बात समझ में, ये हमारे पास बेटा सर्किट डायग्राम है। आप देख पा रहे हो कितना आसान है। ठीक है, सर्किट डायग्राम बन गया। और हमको क्या करना होता है इसमें, देखो सारी कहानी आपको लिखनी होगी, लेकिन ये सर्किट डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें वर्किंग कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों मैं एक बार फिगर को देख लेता हूँ कि क्या क्या, मान लो यहाँ पे मैं एक पॉइंट दूंगा, ए और बी मान लिया। ठीक है बेटा, तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या हमने फिगर में रखा है, तो मैं वही पॉइंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ए और बी ही है। ठीक है, ये बेटा एनसीईआरटी का सीधा हमारे पास फिगर है। तो आप या तो ऐसे देखो, सेम चीज है, एकदम सेम चीज है। या तो आप ऐसे बना लो, या तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे मैंने आपको बनाया एकदम सिंपल तरीके से ऐसे ही आपको बना लेना है। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ले लेने हैं, ए और बी। ठीक है बेटा, ले लिया जी। अब बच्चे इसका वर्किंग समझो, और जो जो मैं कहूंगा वही वही लिखते जाना है वर्किंग में। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हम लोग एसी दे रहे हैं बच्चा, उसका हमको वेव फॉर्म बनाना होता है। और यहाँ पे जो हमको आउटपुट मिलता है उसका वेव फॉर्म बनाना होता है। ठीक है, तो दोनों जगह हम लोग वेव फॉर्म बनाने जा रहे हैं। देखो, तो एसी का मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास जो इनपुट है मेरे प्यारे बच्चों ऐसे जाएगा। बात समझो, एसी का इनपुट ऐसे ही जाता है। ठीक है, आप लोग सुंदर सा थोड़ा बनाइएगा। और आउटपुट कैसे मिलेगा वो हमको देखना। तो ये मेरे प्यारे बच्चों फर्स्ट हाफ साइकिल है, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में मान लो जो हमारे पास टर्मिनल ए है वो पॉजिटिव पे है, और टर्मिनल बी मेरे प्यारे बच्चों नेगेटिव पे है। तो जैसे ही टर्मिनल ए मेरे प्यारे बच्चों पॉजिटिव पे होगा, तो आपने देखा कि जो हमारे पास ये डायोड है डी, इसको डी भी लिख सकते हैं, डायोड। ठीक है बेटा, ये जो डायोड है बेटा फॉरवर्ड बाइस है, क्योंकि इसका पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है। हमने 2 प्रकार की बाइजिंग सीखी है, बायसित करना, एक फॉरवर्ड यानी कि अग्रदिशिक, एक रिवर्स यानी कि पश्चदिशिक। तो फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, करंट हमको ठीक ठाक देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, यानी कि हमको बच्चे आउटपुट मिलने वाला है। तो इसका आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ हमको मिल गया, पहले वाले का हमको आउटपुट मिल चुका है। ठीक है, अच्छी बात है।
तो डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस है। ठीक है बेटा, तो ये बात आप लोग स्टेप स्टेप लिखते चलेंगे। कैसे लिखेंगे? इन फर्स्ट हाफ साइकिल डायोड डी इज फॉरवर्ड बाइस। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमको आरएल के अक्रॉस आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, चलिए सेकेंड हाफ साइकिल के पास पहुंचते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला सेकेंड हाफ साइकिल जिसको मैं नंबर 2 दे दिया। अब क्या होगा बेटा कि जो ए था वो बी पे मतलब माइनस हो जाएगा और जो बी था वो अब प्लस हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट तो होगा ना, निगेटिव हाफ साइकिल में ए टर्मिनल निगेटिव हो जाएगा और बी वाला टर्मिनल बच्चों पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भैया डायोड यहीं पे है, इसका पी वाला माइनस से कनेक्टेड हो गया। अब क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास सर्किट है, ये मतलब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस हो गया। अब रिवर्स बाइस मेरे प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको मैंने डॉट डॉट बना दिया। बात समझ में आई? चलो, ये सारी बातें ऐसे ही लिखनी होती है वर्किंग में। अब हम पहुंचते हैं बच्चों थर्ड हाफ साइकिल में, इसको मैं ब्लू कर देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हाफ साइकिल है, इसको मैंने 3 लिख दिया। फिर से क्या होगा? ये ए हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये बच्चों अल्टरनेट ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों फिर से ये फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे कि आउटपुट हमको मिला। ठीक है, फिर बच्चे अगले हाफ साइकिल में मेरे प्यारे बच्चों ये फोर्थ वाला जो हाफ साइकिल है इसके लिए फिर से एक अल्टरनेट हुआ, ये माइनस हो गया, ये मेरे प्यारे बच्चों प्लस हो गया। अब यहीं तक मैं रखता हूं, बाकी आप लोग समझ गए कि एंड सो ऑन ऐसे चलता रहता है। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों फिर से हमको क्या मिलेगा? अब बच्चे हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया हुआ है इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर का वेव फॉर्म। ये इनपुट आप दे रहे हो और वो आपको आउटपुट मिल रहा है। तो देखो ये सर्किट है, सर्किट का बच्चों इनपुट वेव फॉर्म है, ये मेरे प्यारे बच्चों आउटपुट। तो आउटपुट आपको दिख रहा है ना बेटा कि यूनिडायरेक्शनल हो गया, केवल ऊपर ऊपर हमको मिल रहा है और नीचे हमारे पास गायब हो गया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर का वर्किंग और इसका ये डायग्राम। इतना कर देते हो और आप वर्किंग लिख देते हो मेरे प्यारे बच्चों, सारी कहानी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो आ जाइए, अब आराम आराम से मैं आपको पढ़ लूं। The PN junction diode can act as excellent rectifier. When the PN junction diode is in forward bias, its resistance is low. When it is reverse bias, its resistance becomes very high. Thus, current flow in one direction. Due to this property, a PN junction diode is used as a rectifier, similar to a diode wall. ठीक है, तो हमको सिमिलर टू ये सब नहीं लिखना है, बस आप यहां तक लिख दीजिए कि हम इसको रेक्टिफायर के जैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एन अल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड टू अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों इसी फिगर के लिए लिखी गई हैं। ये हमारे पास सर्किट डायग्राम है, ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। सिंपल सी बात, जैसे मैंने अपने प्यारे बच्चों को आराम से समझा दिया वही सारी बातें यहाँ पे हैं। तो ये सर्किट डायग्राम के बारे में सारी बातें लिखी गई। आपकी इच्छा है आप लिखिए, आपकी इच्छा है आप ना लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? आप हेडिंग डालोगे यहाँ पे वर्किंग। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ठीक है, यहाँ पे ये बच्चे वर्किंग, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं। ठीक है, वर्किंग आप हेडिंग डालोगे और वही बातें आप लिखोगे। देखो पढ़ो साफ साफ क्या लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि इस वाले साइकिल के लिए बात हो रही है। When one end A of the secondary coil is positive and the end B is negative, तो हमारे पास A क्या है बच्चों? पॉजिटिव हो गया और B क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? हमको आउटपुट मिलेगा। तो देखो हमको आउटपुट मिल गया, यही बातें हमको लिख देनी होती है। The junction diode will be forward biased as shown in the figure, hence current flow through it. Thus in the load resistance RL, the electric current flow from X towards Y. ठीक है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चों दूसरे हाफ साइकिल के लिखोगे और उसके बाद बच्चों ऐसे ही लिख दोगे एंड सो ऑन। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही आपको लिख देना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? सर्किट डायग्राम और उसका वेव फॉर्म। उसका सर्किट डायग्राम बनाओ, उसका वेव फॉर्म बना दो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आधा काम उतने से ही हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी का बच्चे हिंदी वाला पार्ट। ठीक है, अर्ध तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन डायोड कार्यप्रणाली परिपथ परिपथ
आरेख की सहायता से समझाइए। तो बच्चा हमने सारी बातें लिख दी इसके अवतरण दृष्टिकारी के बारे में, फिगर बनाया, और वो सारी कहानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखते चले गए। यहाँ पे इसकी कार्यविधि है, ठीक है। सब बातें आपको लिख देना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कभी भी कि ये सारी बातें जो मैंने लिखी है उसको रटिए, लेकिन ये कहूंगा कि हाँ पढ़िए, और पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा, 2 4 5 लाइन आपको समझ में आ जाएगा, और वही बातें आपको वहां पे लिख देनी होती हैं एक एक करके, ठीक है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसका सर्किट डायग्राम और उसका वे आउटपुट वेव फॉर्म। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21, जो कि 2024 में पूछा गया था। राइट डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। इस चीज को, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे इस चैप्टर का, तो लेक्चर नंबर 1 में ही हमने ये बात किया था, ठीक है, कि हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और एनर्जी बैंड डायग्राम से हमें समझा था। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया केवल एनर्जी बैंड डायग्राम के हिसाब से आपको इन तीनों को मेरे प्यारे बच्चों बताना है। तो बेटा आसान है भैया, कि हमने देखो सीखा है ना बेटा। देखो मैं बता देता हूं, सारी बातें वहां पे साफ साफ लिखी होंगी। देख कहानी क्या होती है बेटा, देखो हम लोग ऐसा बच्चे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं, वही याद करो, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सब बातें, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है। थोड़ा सा छोटा बना लेता हूं ना, तीनों का थोड़ा सा सुंदर सा बना दूं मैं, तीनों के लिए, तीनों के लिए मैं बना देता हूं 1 2 एंड 3, ठीक है बेटा। अब इसको थोड़ा थोड़ा मैं रब कर दूंगा, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा इसका पार्ट नहीं चाहिए, छोटा छोटा पतला पतला बना दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, तो यहां मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये इसका बैलेंस बैंड होता है, ये बेटा इसका कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है बेटा। ये इसका बेटा बैलेंस बैंड हो जाएगा, और बेटा थोड़ा सा इससे कम होगा, ये हमारे पास सेमीकंडक्टर के लिए हो जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास कंडक्टर के लिए हम बनाएंगे, तो ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ठीक है। या आप बोल दो कि इनकी गैप बहुत कम होती है, ठीक है, ओवरलैप ही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये हमारे पास नीचे वाला क्या होता है, बैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है बैलेंस बैंड, ये होता है कंडक्शन बैंड, ये होता है बैलेंस बैंड, ये होता है बेटा कंडक्शन बैंड। ये जो हमने बनाया किसके लिए बच्चों, इंसुलेटर के लिए है, इंसुलेटर के लिए। ये बेटा किसके लिए है, सेमी कंडक्टर का है, सेमी कंडक्टर का है। ये मेरे प्यारे बच्चों किसके लिए है, कंडक्टर के लिए, ठीक है। ऐसा फिगर आराम से बना लोगे, बहुत अच्छा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या होता है, इंसुलेटर की बात करेंगे तो कंडक्शन बैंड एकदम इम्पटी होगा मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन केवल बैलेंस बैंड में ही होते हैं। तो यही बातें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है, एक एक करके। बात समझ में आई। जब सेमी कंडक्टर की बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है वो पार्सली बच्चों फिल्ड होते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन बच्चों इसमें कूद करके जाएगा कंडक्शन बैंड में, और इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों सेमीकंडक्टर जैसी ही हालचाल होती है। लेकिन जब बैंड गैप की बात करेंगे तो इसका जो एनर्जी बैंड गैप जिसको हम ईजी बोलते हैं, वो बेटा ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और ये मेरे प्यारे बच्चों ईजी जो होता है इसका लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और ये तो बेटा ओवरलैप करता है। तो ये जो हमने फिगर बनाया, ये फिगर आपको बना देना है मेरे प्यारे बच्चों, और सारी बातें आपको लिख देनी है जो मैंने आपको बताया, पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए, तो अब एक एक करके मैंने समझा देना अपने प्यारे बच्चों को। चलो, यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा इंसुलेटर के बारे में। तो देखो ऐसा ही हमने फिगर बनाया था कि नहीं बनाया था, ये एनर्जी बैंड गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये बेटा एकदम इम्पटी होता है, बैलेंस बैंड बच्चों फुल होता है, ठीक है। इन सेम इंसुलेटर द बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली filled, the conduction band is empty and the forbidden energy gap is quite large. So no electron is able to go from valence band to conduction band even if an electric field is applied. Hence electrical conduction is impossible. ठीक है, ये इंसुलेटर की कहानी है।
अगली बात मेरे प्यारे बच्चों कंडक्टर्स के लिए लिखेंगे जो कि मेटल्स होते हैं। देखो ये दोनों हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैप कर रहे हैं। तो इन मेटल्स आइदर द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड और सॉरी conduction and valence band partially overlap each other. If a small electric field is applied across the metal, the free electrons start moving in the direction opposite to the direction of electric field. Hence, metal behaves as a conductor. ठीक है बेटा, यहां से मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां चला जाता है। ठीक है, तो जहां जाएगा वहां पे बच्चों एक होल छूट जाता है, तो वही हमने होल के बारे में आपको समझाया था। बात समझ में आई? और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया, तो यही जो कंडक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, सारी बातें आपको बताई गई हैं। सेमीकंडक्टर के लिए देखो फिगर वैसे ही है कि नहीं है बेटा, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन बोल रही, सारी बातें आपको फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आप जानते हैं उसके बारे में एक एक पॉइंट करके लिख दीजिए। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। जब हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, और वही मैंने बात किया था ना कि जब हम लोग बहुत लो टेम्परेचर पे बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर भी बच्चों क्या होता है, इंसुलेटर ही होता है। तो इसलिए बेटा ये क्या रहेगा, एकदम खाली रहेगा, केवल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बैलेंस बैंड में ही होंगे। एंड बैलेंस बैंड इज फिल्ड, द मटेरियल इज एन इंसुलेटर एट लो टेम्परेचर। ठीक है, however the energy gap between valence band and conduction band is small। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको सेमीकंडक्टर में लिख देनी है। जब हम रूम टेम्परेचर की बात करेंगे, एट रूम टेम्परेचर सम बैलेंस इलेक्ट्रॉन अक्वायर थर्मल एनर्जी एंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। यहां से बच्चों जंप करके यहां चला जाएगा। बात समझ में आई? where they can conduct electricity, the holes left behind the valence band act as a positive charge। के लिए सारी कहानी हमने आपको थ्योरी में बता रखी है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जहां से जगह छोड़ता है वो होल्स क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उसको हम लोग एज अ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको लिख देनी होती है, लेकिन सबसे जरूरी क्या है, फिगर डायग्राम। ठीक है, जैसे ही फिगर बनाते हो बच्चे, जो चेक करता है ना उसको लगेगा कि हाँ बच्चा बहुत ज्ञानी है, तो उस ज्ञान को अपने आपको दिखाना है। ठीक है बेटा, चलो वही सेम टू सेम बातें मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में आपको कर देनी है। ठीक है, कि हमने फिगर वही बनाया। ठीक है, आप इसको भी वीबी इसको सीबी लिखते चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब हिंदी में बात करेंगे तो इसको संयोजकता बंड कहते हैं, इसको चालन बैंड कहते हैं। और वो सारी बातें जो हमने आपको समझाई वो सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक एक करके इन तीनों के लिए भी लिखी गई हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर बेटा 22 हमारे सिलेबस का, हमारे हैंडआउट का। डिफरेंशिएट एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। बच्चे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमने 2 टाइप के सीखे थे, तो एन टाइप में क्या होता है, पी टाइप में क्या होता है। तो देखो 2-3 बातें आप जरूर याद रखो। एन टाइप में किसकी डोपिंग की जाती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी का, जिसको डोपेंट कहते हैं हम लोग। ठीक है, पी टाइप में ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ठीक है बेटा, जिसकी वैलेंसी 3 होती है। पहली बात तो ये होगा, तो ये अपनी भाषा में आप लिख देना। एन टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। पी टाइप में बच्चों मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, होल्स होता है। अब माइनॉरिटी की बात कर लेते हैं। एन टाइप में माइनॉरिटी कौन होगा, होल्स हो जाएगा। और पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन हो जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये सारी बातें आप लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? ठीक है, तो एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको लिख देनी होती हैं, इनका काम हो जाएगा। एन टाइप और यहाँ पे पी टाइप। It is obtained by doping of pure semiconductor such as germanium and silicon with a pentavalent impurity। ठीक है, इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी करते हैं। वो बात हमको लिख देनी है। इस दूसरी बात क्या लिखनी है, द डोनर एनर्जी लेवल लाइज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। हमने जब एनर्जी बैंड की बात की थी तो एन टाइप में बच्चे जो डोनर लेवल होता है वो जस्ट कंडक्शन बैंड के नीचे होता है, और यहाँ पे जस्ट बैलेंस बैंड के ऊपर होता है। ठीक है, तो उसको हमने लिख दिया। एक्सेप्टर लेवल जस्ट लाइज अबव द बैलेंस बैंड। ठीक है, इसमें एक्सेप्टर लेवल हम लोग कहते हैं, इसमें डोनर लेवल। Electrons are the majority charge carriers, holes are minority charge carriers। Holes are majority charge carrier and electron are minority charge carriers। ठीक है, अगली बात, the Fermi
levels is closer to the donor level and its position depends on the concentration of dopants atom। वही हालचाल इसका भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें याद करके छोटे छोटे पॉइंट्स बना करके आपको एग्जाम में लिख देने होते हैं। ये सारी बातें लिखी हैं, इसका एक कतई मतलब नहीं है कि आप पूरा इसको रटिए, एज इट इज आप इसको लिखिए, लेकिन हाँ, आप पढ़ने के बाद इसका मैं चाहूंगा कि कम से कम बच्चे 60 से 70% आप याद कर लीजिए और वही बातें आप धीरे धीरे पॉइंट पॉइंट करके चिपकाते जाइएगा। ठीक है, चलिए सेम टू सेम हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास हिंदी में एन प्रकार और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर बताना है, तो आप उसको ऐसे ही पॉइंट वाइज हिंदी में लिख दीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि 2007, 2012, 2015, 2017 और 2024 में पूछा गया। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फुल वेव रेक्टिफायर है। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, अब बच्चे बारी आती है फुल वेव रेक्टिफायर की। ठीक है, चलिए भाई तो काम करते हैं भैया। ठीक है, काम करते हैं भैया। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो, मैं क्या चाहूंगा कि आप बच्चे इसका सर्किट डायग्राम बनाना जरूर सीखो। ठीक है, तो चलिए मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए सर्किट डायग्राम बनाने जा रहा हूं, आराम से सीखिएगा। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा हम लोग बनाते हैं ट्रांसफार्मर। तो ये बेटा ट्रांसफार्मर बनके तैयार। ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या देते हैं बेटा, एसी सप्लाई, तो यहाँ पे लिख दोगे एसी इनपुट। ठीक है, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, आप इतना लिख दोगे तब भी बच्चे नंबर नहीं काटा जाएगा कि नहीं आपने हिंदी में लिख दिया चाहे आप इंग्लिश में लिख दिए। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं एसी इनपुट। ठीक है, चलिए अब इसमें अंतर क्या होता है हाफ वेव से, तो इसमें बेटा अंतर ये है कि हम लोग यहाँ पे 2 डायोड का यूज करते हैं। कितने बच्चों, 2 डायोड। इसका नाम बेटा हम लोग कहेंगे D1। ठीक है, और यहाँ पे एक और बनाएंगे, इसका नाम हम कहेंगे D2। ठीक है, D1 D2 बेटा बनाया और इन दोनों को मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं। इनके बीच से मेरे प्यारे बच्चों एक वायर लिया गया और यहाँ पे बेटा हम लोग एक RL लगा देते हैं और यही RL से मेरे प्यारे बच्चों हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं आउटपुट। ठीक है, इसी RL के अक्रॉस आउटपुट लिया जाता है। ये आपका सर्किट डायग्राम बनके एकदम तैयार है। ये वायर बेटा इसी में कनेक्टेड होता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब बेटा क्या होगा, फिर से वही सर्किट डायग्राम बनके एकदम क्लियर, एकदम जहर है। ठीक है बेटा, चलो तो फिर से आप लोग बेटा मान लो कि यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे बेटा मान लो पॉइंट बी है। एक बार मैं देख लूं आपका फिगर मैं कैसे बना के लाया हूं। हाँ, ए बी है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही। ठीक है बेटा, एकदम उसी के जैसा मैं फिगर बना रहा हूं आपके लिए। चलिए एकदम सही है। अब बेटा देख, फिर से आप 2 फिगर यहाँ पे 2 वेव फॉर्म बनाने जाओगे, एक इनपुट का और एक बेटा हमारे पास आउटपुट का। ठीक है, तैयार हो सब लोग, चलो बहुत अच्छी बात है। इनपुट मेरे प्यारे बच्चों हम दे रहे हैं एसी, फिर से वही जैसे हमने बात किया था, ये हमारे पास थोड़ा सा सुंदर बनाने की आप प्रयास करेंगे। एसी हमने दे दिया, मान लो एक और मैं बढ़ा दूं ऐसे। ठीक है, आप कहोगे सर कोई बड़ा है कोई छोटा है, तो चलो मैं इसको एकदम बराबर करने का प्रयास कर लेता हूं भैया। ठीक है, तो मान ले बेटा यू 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 यू। ठीक है, ऐसे आप लोग एसी इनपुट दे दोगे। ठीक है, बहुत सुंदर मैं नहीं बना पा रहा हूं, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब बेटा जब हम लोग एसी इनपुट देंगे, फिर से वही कहानी स्टार्ट होगी। पहला, इसको मैं ब्लू कलर कर दूं, ये फर्स्ट हाफ साइकिल, वर्किंग लिखना स्टार्ट। ठीक है, वर्किंग लिखना स्टार्ट। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये ए हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस मान लो, और बी क्या हो गया बेटे, माइनस मान लो। ठीक है, जब ए प्लस पे होगा तो ये इसका पी है, ये इसका एन है, ये इसका पी है, ये इसका एन है। तो जब ए प्लस पे होगा तो आप देख रहे हो कि डायोड D1 क्या है बेटा, हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो गया, लेकिन डायोड D2 क्या है बच्चे, रिवर्स बाइस। तो हमको आउटपुट कहां से मिलेगा, D1 से मिलेगा। D1 फॉरवर्ड बाइस हो गया और ये बेटा RL इससे जुड़ा हुआ है, दोनों जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक बेटा,
तो हमने D1 से RL के अक्रॉस मेरे प्यारे बच्चों आउटपुट हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसका आउटपुट मेरे प्यारे बच्चों हमको ऐसा सुंदर सा मिल गया। और किससे आउटपुट मिला है? D1 से मिला है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें D1 लिख देते हैं कि D1 से मिला हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए जी, इसका सेकेंड हाफ साइकिल जिसको मैं 2 लिख देता हूं, तो फिर से क्या होगा? अल्टरनेट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अब ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। बात समझ? जैसे वहां खेल था वही खेल यहां भी है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है बेटा, चलो अब बेटा आपने देखा कि अब ये P वाला माइनस है, D1 की बात कर रहा हूं, तो ये रिवर्स बाइस हो गया। लेकिन जब हम D2 पे देखेंगे तो ये तो भैया फॉरवर्ड बाइस हो गया। तो इसका मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो D2 से मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आउटपुट मिलेगा और वो किससे मिलेगा बेटा? D2 से मिलेगा। तो ये D2 का हमारे पास आउटपुट है, एकदम आराम आराम से। चलिए भैया फिर से बढ़ते हैं तीसरे हाफ वेव पे। तो ठीक है, तीसरा हाफ फिर से क्या होगा? अल्टरनेट, ये प्लस हो गया, फिर से ये माइनस हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कौन फॉरवर्ड बाइस? D1। अब तो आप समझ गए सर खेला क्या चल रहा है। एक बार D1 फॉरवर्ड बाइस, एक बार बेटा D2 फॉरवर्ड बाइस। ठीक है बेटा, ऐसे ही कहानी हमारी चलती रहेगी और हमको बेटा सारा का सारा जो वेव है वो मेरे प्यारे बच्चों हमको मिलता जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो फिर से हमको बच्चे मिलेगा किससे? D2 से आउटपुट मिल जाएगा। अब इतनी कहानी खत्म कर देते हैं। ठीक है, इतना ही मैंने आपको समझाया और ऐसे ही एंड सो ऑन चलता रह जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, समझ गए? तो ऐसे ही सुंदर सा एकदम फिगर आपको बना देना एकदम, है ना बच्चा? तो ये हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम और नीचे उसका क्या है बेटा? वेव फॉर्म है। इतना काम कर देते हो तो बच्चे जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है एकदम समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को बहुत ज्ञान है फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में। और उसके बाद जो भी आपने किया कि बच्चे इन फर्स्ट हाफ साइकिल D1 इज फॉरवर्ड बाय D2 इज रिवर्स बाइस, हेन आउटपुट किससे मिलेगा? D1 से मिलेगा। तो हमारे पास मिल गया। फिर दूसरे हाफ साइकिल में D1 रिवर्स बाइस हो गया, D2 फॉरवर्ड बाइस, तो हमने RL के अक्रॉस बच्चे हमको आउटपुट मिलेगा किससे? D2 से। तो ये कहानी हम लिख। अब देखो आप इसको देखो, इनपुट को देखो और आउटपुट को देखो, तो आपको दिख रहा ना कि आउटपुट हमारे पास फिर से क्या हो गया बेटा? हमारे पास हो गया मेरे प्यारे बच्चों यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, तो ये कहानी होती है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर में। तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों आपको रेक्टिफायर में लिख देना है। A full wave rectifier consists of two diodes and a special type of transformer known as center tap transformer as shown in the circuit। यहाँ पे देखो सेंटर में ऐड कर दिया ना ये बातें, ये जो हमने दोनों में कनेक्ट कर दिया ना यहाँ पे वायर्स। ठीक है, ये जो हमारे पास वायर बीच में दिख रहा है इसी को बोलते हैं बेटा सेंटर टैप। ठीक है, अब उसकी वर्किंग वही सेम टू सेम हालचाल। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट द डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइस एंड कंडक्ट करंट while D2 is in reverse bias and does not conduct current, so we get an output voltage across load resistance। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल AC इनपुट द डायोड D1 इज रिवर्स बाइस, D2 इज बेटा फॉरवर्ड बाइस, तो हमको किससे मिलेगा? D2 से हमको आउटपुट मिल जाएगा। और उसका सुंदर सा फिगर यहाँ पे आपके लिए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फिगर बना हुआ है, तो आप वैसे मत बनाइएगा, तो बस आपको सुंदर दिखने के लिए, साफ साफ दिखने के लिए बनाया गया है। बाकी जैसे मैंने आपको बना के दिखाया वो सुंदर नहीं है क्या? वो भी सर सुंदर है। तो ऐसे आप लोग अपने हाथ से, अपने सुंदर सुंदर हाथों से ये फिगर बना देंगे। ठीक है बेटा, बन जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरे से भी अच्छा फिगर बनाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की पूरी कहानी है। उसी प्रकार से बेटा हिंदी में भी वही कहानी है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में वैसे ही बेटा हिंदी में आपको काम कर देना है। आपका फुल वेव रेक्टिफायर बेटा कंप्लीट हो जाएगा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही हैं? अगला क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर का मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, क्या है बेटा? विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम explain the formation of depletion region in p-n junction, how does its width change when junction is forward bias and reverse bias। ठीक है, तो देखो इसको मैंने आपको कैसे समझाया था, सारी थ्योरी वाली बातें हैं। तो सबसे पहले आप ऐसे एक p-n जंक्शन बनाओगे। ठीक है बेटा,
और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को आप ऐसे बांट देंगे। ठीक है, चलिए ये हमारे पास मान लो ये पी साइड है, ये मान लो एन वाला है। ठीक है बेटा, पी टाइप और एन टाइप। तो पी टाइप में मेरे प्यारे बच्चों क्या होते हैं, ढेर सारे होल्स होते हैं। तो हमको ढेर सारे इसमें होल्स बना देने हैं प्लस प्लस से। बन गया। चलो एक दो हम लोग इसमें माइनस भी बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में माइनस होते हैं। वहीं जब हम एन साइड बनाएंगे तो उसमें ढेर सारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और थोड़ा सा याद रखिएगा कि बच्चे जितने इसमें प्लस बनाते हैं उतने ही माइनस बना देना। ठीक है, कितना बना है, 3 3 6 3 9 2 11, 3 3 6 3 4 4 3 7 7 3 10 1 11। ठीक है, तो 11 बनाऊंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना इस बात को। 2 2 4 2 6 2 8, 1 9 1 10 1 11। और दो हमने बेटा इसमें क्या बनाया है, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 होल्स बना देना है। ठीक है, बन गया। अच्छा, तो जब बच्चे इनको जोड़ते हैं तो हमको पता है कि पी साइड से होल एन साइड में और एन साइड से बच्चों इलेक्ट्रॉन पी साइड में जाना चाहते हैं। और इस प्रोसेस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। और बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, इसको विसरण कहते हैं। ठीक है, तो ये कहानी इसमें होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के कारण मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट आता है। डिफ्यूजन करंट यानी कि विसरण धारा। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन करंट हमको देखने को मिलती है। अब एक टाइम आएगा बेटा कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बीच में, ठीक है, बीच में मेरे प्यारे बच्चों होल और इलेक्ट्रॉन, मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं मिटा दूं यहां से। ठीक है, यहां बच्चों बीच में क्या बन जाता है, इधर प्लस बन जाएगा, प्लस प्लस प्लस, इधर मेरे प्यारे बच्चों माइनस 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 बन जाएगा। 3 ही प्लस बनाया तो 3 ही माइनस। ठीक है, और यहाँ बच्चों ये जो रीजन है ना, इसको मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। सारी कहानी आप लोग पढ़ चुके हैं, डिप्लीशन रीजन, या हिंदी में इसको कहते हैं अवक्षय परत। ठीक है, इसमें बच्चे क्या होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन डिप्लीशन रीजन देयर इज होल, ओनली इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ, नन ऑफ दीज। या अगर आपको आंसर मिलेगा स्टेबल आयंस, तो आपका स्टेबल आयंस ज्यादा, मतलब वही सही करेक्ट आंसर होगा। तो बीच में बच्चों ना तो होल्स होता है ना तो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं, स्टेबल आयंस होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो सारी बातें अपना बना बना करके आपको लिखना होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा। अब बेटा क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से यहाँ पे बच्चों एक पोटेंशियल बैरियर होगा। तो देखो पॉजिटिव साइड पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, नेगेटिव साइड पे कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक हाइट बन जाती है जिसको VBR कहते हैं, पोटेंशियल बैरियर। और इसके कारण मेरे प्यारे बच्चों अब जो हमारे पास पी साइड के होल हैं और एन साइड के इलेक्ट्रॉन हैं, वो एक दूसरे की तरफ आना जाना उनका रुक जाता है। ठीक है, दिक्कत हो रही है। लेकिन जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये दोनों मेरे प्यारे बच्चों इस साइड जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो ये भी इसके तरफ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जा रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखने को मिलती है ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट का मतलब होता है हिंदी में अनुगमन, और अनुगमन धारा हमको देखने को मिलती है। अब एक टाइम आता है कि डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट लिख देता हूं पूरा, डिफ्यूजन करंट और मेरे प्यारे बच्चों ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तब हम कहेंगे कि पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है बेटा, और इसी पीएन जंक्शन पे यहाँ पे बेटा मेटल लगा दिया जाएगा दोनों साइड, और यहाँ पे एक वायर, ये मेटल ये वायर, तो इसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कह देंगे। ठीक है बेटा, तो ये पूरी कहानी होती है, सारी कहानी आपको एक एक करके लिखनी होती है। तो as soon as PN junction is formed, the majority charge carriers being to diffuse from region the higher concentration to the lower concentration, मतलब वही P साइड से बच्चे होल्स जाएंगे N साइड में, और N साइड से इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चे P साइड में। ठीक है,
Thus, a electron from the n region diffuse into p region and where they combine with the holes and get neutralized. Similarly, the holes from the p region diffuse into the n region where they combine with the electrons and get neutralized. यहाँ पे फिगर में साफ साफ आपको दिखाया गया है. This process is called electron hole recombination. ठीक है. The p region near the junction is left with immobile negative ions and the n region near the junction is left positive ions as shown in the figure. यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे बेटा माइनस 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 हो जाएगा. ठीक है. The small region in vicinity of the junction which is depleted by of free charges carriers has only immobile ions is called depletion layer. ठीक है बेटा. In this depletion region, a potential difference Vg is created, या इसको हम VBR कह देते हैं, पोटेंशियल बैरियर, called पोटेंशियल बैरियर. तो Vg ना लिख करके इसको हम लोग VBR ही कहते हैं. ठीक है बेटा. इसको मैं रब करके इसको VBR लिख देता हूं, VBR. ठीक है. Create electric field which opposes the further diffusion of electron and hole. इन फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, विद ऑफ डिप्लीशन एनर्जी डिक्रीज होती है. और बच्चे रिवर्स बाइस में क्या होता है, विद ऑफ डिप्लीशन एनर्जी इंक्रीज होती है. सारी बातें हो चुकी हैं. देखो देखो बेटा, जहां फिगर बनाता वहीं पे आता हूं, उसके बाद आपको समझा लेता हूं कि देखो जब हमने किसी ये सारी बातें मैं मिटा दूं एक बार. ठीक है. फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस की कहानी आपको बता दूं इसी फिगर में. डिंग 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 डिंग. चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, एक बैटरी लेते हैं और यहाँ पे बेटा कनेक्ट कर देंगे. ठीक है. तो ये पी साइड है, ये इसका प्लस, ये माइनस. तो जब ऐसा कनेक्शन होता है कि पी साइड वाला प्लस से, माइनस साइड वाला एन से कनेक्टेड होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप के वोल्टेज सप्लाई को हम लोग कहेंगे बच्चा फॉरवर्ड बाइस. ठीक है. और इसमें क्या होगा बेटा, देखो ये प्लस है, तो ये जो होल्स हैं इनको मेरे प्यारे बच्चों इस डायरेक्शन में धक्का मारेगा, और ये बच्चों निगेटिव वाले इस डायरेक्शन में इसको धक्का मारेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों जो ये चार्ज कैरियर्स हैं वो दोनों के साइड उनका डिफ्यूजन बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. इसलिए क्या होता है, जो डिप्लीशन लेयर है मेरे प्यारे बच्चों वो कम होती जाती है. ठीक है. और इसमें हमको करंट मिलती है, लेकिन किसमें, मिली एम्पियर में. ये बातें हमने थ्योरी में कर रखी है. जब इसी का उल्टा कर देंगे, यहीं पे समझा देता हूं मैं आपको. ठीक है. जब इसी का उल्टा कर देंगे कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस ये प्लस, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, अब ये माइनस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस. तो अब बच्चे ये प्लस वाले अब इधर भागेंगे, क्योंकि निगेटिव वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये निगेटिव वाले प्लस की तरफ भागेंगे. तो ये जो डिप्लीशन लेयर है मेरे प्यारे बच्चों वो चौड़ी होती जाती है. ठीक है. या आप कहेंगे कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो बच्चे इंक्रीज होने लग जाएगा. ठीक है. तो ये बातें याद रखना, फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर बच्चे थिक नहीं होकर के थिन होने, पतली होने लगेगी, और जो पोटेंशियल बैरियर है वो डिक्रीज करेगा. लेकिन जब हम रिवर्स बाइस की बात करेंगे तो डिप्लीशन लेयर मेरे प्यारे बच्चों चौड़ी होने लग जाती है. ठीक है. वाइड होने लग जाएगी, और मेरे प्यारे बच्चों जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. और इसलिए रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है. तो सारी कहानी आपके लिए लिख दी गई है. इसी का सेम टू सेम बेटा हिंदी में है ना बेटा. कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों को. तो सेम टू सेम आपको हिंदी में लिख देना है कि अग्रदिशिक बायस में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई कम हो जाती है, और बच्चे पश्चिम बायस में अवक्षय क्षेत्र की चौड़ाई बढ़ जाती है. ठीक है. और सारी कहानी क्यों होती है, कैसे होती है, वो सारी बातें हमने सीख लिया. ठीक है. तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो हमारा चैप्टर है, हैंडआउट में जो हमारे पास टोटल 24 क्वेश्चन हमने आपके लिए डाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका बच्चों ये सीरीज समाप्त होता है. ठीक है. उम्मीद करता हूं कि आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे से देखे होंगे और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. मेरे प्यारे बच्चों मैं हमेशा से आपको कहते आया हूं कि ये हैंडआउट मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, केवल हैंडआउट पे फोकस करना. जितने भी क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं, क्वेश्चन के नीचे उसका सॉल्यूशन भी है, तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता.
तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जिनकी पूरी की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में पूछे जाने की, वो सब क्वेश्चन आपके हैंडआउट के अंदर है। और हमने मेरे प्यारे बच्चों सभी चैप्टर का एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों वीडियो आपके लिए बना दिया कि अगर आपको हैंडआउट में कहीं भी कोई दिक्कत होगी तो आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से नंबर लाइए। मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।